Hello everyone, Jai Hind guys, and I am Vikas Kumar and once again I welcome you all to CDS Academia। और फाइनली सबका एग्ज़ाम हो चुका है। कल आप सब लोगों ने अपना अच्छे से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे कि सर हाउ वाज द एग्ज़ाम, इंग्लिश में कितना अटैम्प्ट करना था, साइंस में कितना अटैम्प्ट करना था या होलिस्टिकली अपनी जीएस में कितना अटैम्प्ट करना था। बट दैट सिंपली डजेंट मीन, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको एक बड़ी ही शांतिप्रिय तरीके से एक चीज़ मैंने आपको समझाई कि देखो द इजीनेस और टफनेस ऑफ एग्जाम हम लोग यहाँ बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। भाई आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी थी उसको एग्जाम इजी लगेगा, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उसको एग्जाम टफ लगेगा। तो आप लोगों का जैसा भी पेपर हुआ, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का बहुत बुरा गया होगा या नॉर्मल गया होगा, तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ कि यार प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि इट इज सिंपली अ मैराथन। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर तो भैया आपको एक मैराथन दौड़नी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी का पेपर बहुत अच्छा गया, उसका पेपर हो गया तो आगे उसको एसएसबी फेस करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर उसको करना पड़ेगा। आगे आपको फिर से दोबारा से एग्जाम देने हैं जिसका ठीक नहीं हुआ। सो इट इज कम्प्लीटली अ रनिंग प्रोसेस जो आप लोगों के साथ चलता रहेगा। सो यहाँ पे चीज़ों को नॉर्मलाइज करो। आपका एग्जाम हो गया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट आगे अब चीज़ों को देखो कि हम आगे चीज़ों को कैसे लेकर के चलने वाले हैं। तो आगे आपके पास आपका सीएपीएफ आने वाला है अगस्त में, फिर आपका सितंबर में आपके पास सीडीएस होगा, सीडीएस 2, एफकेट भी होगा। तो अब इन एग्जाम्स पे फोकस करो कि हमें आगे चीज़ें करनी है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पेपर दिया, पेपर दे के हम बहुत कंफर्टेबल हो गए और सोचा कि अगला सीडीएस आएगा, एक महीने पहले पढ़ेंगे। तो देखो चीज़ें वहाँ भी थोड़ी सी खराब होंगी। अगर आप फिर ये सोचो कि जी ठीक है मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं एक महीने का गैप देता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि मेरे को काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे हो कि सर व्हाट अबाउट सीएपीएफ, एनी कोर्स कमिंग फॉर सीएपीएफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि जस्ट आफ्टर योर सीडीएस आई विल टॉक अबाउट दैट कि हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो सीएपीएफ के पेपर 2 और एसएसबी के परस्पेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने जब पहली बार ये चीज़ें पढ़ी थी ना तो मेरे को पूरा ट्रेंड समझ में आया था कि भाई आज हम आईआर आईआर चिल्लाते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इतने सारे अलायंसेस बनते हैं, डिफेंस पैक्ट साइन होते हैं हमारे, क्यों होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, लास्ट तक जाते जाते द मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। हमारी इंडिया की जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व कैसे हुई, कई बार आपको आपके एसएससी में भी ये चीज़ हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़, हमारे सीएपीएफ के पेपर में बहुत एक ऐसे या एक आर्गुमेंट तो हमें इस बेसिस पे पूछा ही जाता है कि जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो जस्ट सिट, ठीक है, आराम से इस वीडियो को देखो लाइटली। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगने वाली है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपका पूरा एक माइंड मैप दूंगा मैं। भाई व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, कैसे इवॉल्व होता है, कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी चेंज हुई, हाउ आर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, एंड हाउ दैट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, मेड अस टू चेंज आर फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम हमने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज करते हम गए। सो व्हाट इज बेसिकली दैट। सो बिफोर दैट, firstly I would like to tell you some of the basics of your international relations. So if I talk about international relation के सर what is basically international relation, तो international relation is a subject, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो हमें पता है सब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट कैसे है, दिस इज बेसिकली द स्टडी, ठीक है। इट इट दिस सब्जेक्ट इमर्ज्ड एज अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और सिंपली यू कैन से कि सर दिस इज अ सब्जेक्ट टू स्टडी रिलेशंस अमंग स्टेट, कि हमारी जो भी स्टेट के रिलेशन अमंग स्टेट्स। अब स्टेट यहाँ पे स्टेट सिंपली डजंट मीन और उत्तर प्रदेश और एमपी, स्टेट मीन ऑल द कंट्रीज। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द रिलेशंस अमंग द डिफरेंट स्टेट्स एंड व्हाट इज द बेसिक मोटो व्हाई वी आर स्टडिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, टू नो द रिलेशन अमंग द स्टेट्स एंड हाउ वी कैन यूज those relations to to secure the to secure peace to secure peace and protect us from the wars। तो अब देखो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने बता दी कि भाई हम रिलेशंस देखते हैं कि काफी आपकी स्टेट्स के बीच में कैसे कैसे रिलेशंस हैं, उन्हीं रिलेशंस के बेसिस पे हम कैसे अपने वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करके रख सकते हैं और वॉर और कैटास्ट्रॉफिक वॉर और डैमेजेस से हम खुद को बचा सकते हैं। देखो जब हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो बाय दैट टाइम वी रियलाइज कि भाई वॉर लड़ना कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है, कितना ह्यूज डैमेज हुआ, ठीक है। चाहे आप सारे एग्जांपल्स ले लो, चाहे वो एटम बॉम्ब की कहानी की बात कर लो, हिरोशिमा नागासाकी की आप बात कर लो, ठीक है, या फिर जब जापान ने हमारी अमेरिका के आइलैंड पे अटैक किया था, आप वहां की बात कर लो, हवाई आइलैंड।
तो सारे के सारे बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वॉर्स होते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते इसलिए हैं कि हम इंटरनेशनल पीस कैसे ला सकें और कैसे हम वॉर से बच सकें। अब नाउ नाउ let us understand one thing. Let us understand one thing, and this thing is going to help you a lot to understand this subject. One thing is we understand about the international politics. Second thing is domestic politics. What is the basic difference? What is the basic difference? So just take a simple example. Just take a simple example that you are a citizen of India and you act under certain rules and regulations. आपकी जो भी हरकतें होती हैं कुछ rules and regulations से होती हैं. You cannot go anywhere and slap anyone. ठीक है? You cannot go anywhere and steal something. Okay? You cannot go anywhere and kill someone. Why? Because you are acting under certain guidelines and rules, and those rules and guidelines are secured or made by your parliament. हमारी पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, हमारी एक गवर्नमेंट ने मिलकर के जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए एंड वी आर फॉलोइंग दोज रूल्स. So in democratic politics, what basically happens, the basic structure is a hierarchy. एक हायरार्की के अंदर आप काम करते हो. Now if I simply ask you कि okay, your government is making rules, why you all people are sitting here and following all the rules? Why don't you come one fine day and say okay, I'm not following the rules of the government? Why? Because these rules and regulations gives you a sense of security. They provide you sense of security. ठीक है? Security, आपका fear खत्म करते हैं. You are secure. You are secure. You have got fundamental rights. Okay, no one can enter into my home, ठीक है, and kill my family. Why? Because there are certain rules. So these rules and regulations are providing us security. That's why we are following all the rules of our government. And this thing is basically known as democratic politics. तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमें एक sense of security मिला. That's why we are behaving under a hierarchy and following all the rules and regulations. But when it comes to international politics, what basically happens here? Is there any international government? Is there any international government? Simple answer is sir, no. There is no international government. So if there is no international government, then all the countries of the globe, they have some fear and insecurity from the other country or countries. कि एक देश को दूसरे देश से खतरा महसूस होता है, एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, और उस वहीं से आपका जन्म होता है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. ओके, सो इफ आई सिंपली आस्क यू, अगर आप एक इंट्रोडक्शन अच्छा लिखने चाहते हो अपने एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे आप टर्म डालो कि भाई वी आर अंडर अ हायरार्की एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्की. ऊपर पीडीएफ में सारी चीजें रीड करवाऊंगा, अभी बस आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर दूं. एनार्की, व्हाट इज एनार्की? Anarchy is basically absence of any higher authority to govern and protect. There is no higher authority that can govern or protect. Now, I am making a very beautiful flow chart for you. ठीक है? आप कुछ नहीं जानते हो, पता है? आप कुछ जानते ही नहीं हो. ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट इस क्लास के लास्ट में देखना आप सब कुछ आके अपने दोस्तों को बताओगे, तुझे पता है आज मैंने कितनी जबरदस्त चीज सीखी है. एनार्की यानी कि देयर इज नो हायर अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट एंड गवर्न अस. Then what basically happens? This anarchy will generate fear and insecurity. Fear and insecurity आएगा आपके अंदर, आपकी मतलब कंट्री स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं. Here we are, if we are talking about international politics, here simply we are talking about the states. तो if I take an example कि भैया आप और ऐसे वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, that simply means state, आपकी स्टेट की बात कर रहा हूँ. अब हमारी इंडिया है, हमें पता है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करे, तो हमारे यहाँ एक फियर एंड इंसिक्योरिटी आएगा हमारे मन में. अब जैसे ये फियर एंड इनसिक्योरिटी आता है, अब सिंपल सी बात देखो कि जैसे हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अगर कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते एंड यू आर सिटिंग अलोन, देयर आर नो रूल्स, ठीक है, देन यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ योर नेबर. कि भैया आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड कि आपका पड़ोसी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए. तो आप क्या करोगे? आप आर्म्स लाना शुरू कर दोगे, आप अपने आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करोगे, आप एक आर्म रेस में आ जाओगे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल. And this is the same thing what different countries do. So this fear and insecurity, ठीक है, जैसे ये fear and insecurity आता है तो every country look to protect its national interest. Every country wants to protect its territory. Every country wants to protect its sovereignty. तो अपनी sovereignty को बचाने के लिए, अपनी territory को बचाने के लिए, अपने national interest को बचाने के लिए, ठीक है, आपकी national security को बचाने के लिए, फिर क्या आता है? वहां पे आपकी international politics शुरू होती है. तो every country wants to protect its national interest. And one fine day, ठीक है, one fine day क्या होगा? अब आपको बचाना है,
तो ऑल द कंट्रीज आर बेसिकली वर्किंग ऑन अ सेल्फ हेल्प मॉडल। आप कह सकते हो भैया आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। सारी कंट्रीज कोई अपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको क्या लगता है यूएन प्रोटेक्ट करती है? अभी यूएन की भी मैं कहानी बताऊंगा, आपके सारे भी हम तर जाएंगे आज की यूएन कुछ नहीं है। तो ऑल द कंट्रीज वर्क ऑन अ सेल्फ हेल्प मॉडल। नाउ इफ यू हैव फियर एंड इनसिक्योरिटी यू विल ऑलवेज ट्राई टू गेन सम पावर। यू ऑलवेज वांट टू गेन सम पावर। ऑल द कंट्रीज वांट टू गेन पावर। और पावर यहां दो तरीके की आपकी, एक मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। भाई आपके पास आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग चाहिए और आपको अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चाहिए। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, व्हेन ऑल द कंट्रीज अंडरस्टूड दिस थिंग दैट वी आर इनसिक्योर, ठीक है, तो ऑल द कंट्रीज वेंट कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, दे ऑल स्ट्राइव फॉर पावर, जितनी ज्यादा पावर मिल सके। बट एक चीज आपको पता है ना कि पावर सोर्सेज आर, ऑल द पावर सोर्सेज आर फाइनाइट इन नंबर। आप कितनी मिसाइल बना सकते हो, आप कितने टैंक बना सकते हो, ठीक है, आप कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो, वो तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना, रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप कितने न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो, आपने कहा सर इनफाइनाइट, देन आई विल आस्क यू ओके हाउ मच यूरेनियम यू हैव, how much uranium you have, because you cannot generate nuclear weapons without uranium. You told me okay I have this much of uranium, I have this much of uranium reserves. Then I will ask you, then how can you say that you can generate infinite number of nuclear weapons? You do not have that much of uranium. आपने कहा okay sir you are right. So all the power sources are finite in number. सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा कहां, ऑस्ट्रेलिया के पास आपका यूरेनियम है, कजाकिस्तान के पास आपका यूरेनियम है, ठीक है, तो इनके पास सबसे ज्यादा है। तो हमने कहा भैया हमारे पास यूरेनियम लिमिटेड है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स लिमिटेड बना पाएंगे। सो ऑल दीज पावर सोर्सेज आर फाइनाइट इन नंबर। नाउ व्हाट विल हैपन, एवरीवन वांट्स टू गेन सम पावर एंड पावर सोर्सेज आर लिमिटेड इन नंबर, so there will always be struggle for power. You will always struggle to achieve power. now boys, मैंने पहले आपको एक बड़ी ही शांति प्रिय डेफिनेशन दी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इमर्ज्ड एज अ सब्जेक्ट to study relations among the states in order to find ways to stabilize interstate peace and protect the world from catastrophic wars and conflicts. Now I'm giving you a very simple definition. International politics is nothing but it is a struggle for power. पावर के लिए हम स्ट्रगल करते जाते हैं, वही है मेरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसी स्ट्रगल ऑफ पावर पे पूरी आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी। सारी चीजें जितनी भी आगे भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऑल दीज थिंग्स विल डिपेंड ऑन दिस स्ट्रगल ऑफ पावर, कैसे कैसे पावर के लिए स्ट्रगल हमारे वर्ल्ड के अंदर हुई। एंड वन फाइन डे सुब्रमण्यम जयशंकर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट सेड दिस थिंग कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय लुकिंग इनटू द नेशनल इंटरेस्ट। हियर यू कैन नॉट इंक्लूड द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कभी इंक्लूड ही नहीं हो सकती आपकी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि पॉलिटिक्स, आपकी गवर्नमेंट कब रहेगी, जब आपके पास एक टेरिटरी रहेगी, जब आप सोवरेन रहेंगे, आपके पास एक पॉपुलेशन होगी गवर्न करने के लिए। ऑल दीज आर फोर फैक्टर्स ऑफ योर स्टेट, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड पीपल। अब आपकी टेरिटरी ही खतरे में है तो देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द नेशंस इंटरेस्ट, नॉट बाय द इंटरेस्ट ऑफ आर बिलव्ड गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकती है। तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो कुछ चीजें लिखी भी है मैंने, लिखने से ज्यादा मैं समझाने में बिलीव करता हूं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सब्जेक्ट टू स्टडी रिलेशंस अमंग स्टेट्स टू स्टेबलाइज इंटरस्टेट, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना प्लीज, इंटरस्टेट पीस एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का डिफरेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑपरेट्स इन अ हायरार्की, ठीक है, एंड दिस वर्क्स इन अ एनार्की, यानी कि देयर एब्सेंस ऑफ एनी अथॉरिटी टू रेगुलेट और प्रोटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सब सेल्फ हेल्प एनवायरमेंट के बेसिस पर काम करते हैं। इंडिविजुअल एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, हम यहाँ स्टेट की अथॉरिटी मान लेते हैं बिकॉज दैट एंश्योर्स आर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ our society, of us, of our family, everyone. That's why we follow the rules and regulations of the authority of the state. Okay, now if I move ahead and want to talk to you about some more basic terms of your international politics. अब देखो हुआ क्या, सबको चाहिए क्या, स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। अब जैसे जैसे स्ट्रगल फॉर पावर होगी, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की सिचुएशन आपकी बनेगी।
सो हाउ IR हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू प्रोटेक्ट वॉर्स. So there are two concepts in international politics that can protect wars from happening. First, first thing is balance of power. सबने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में. बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, आज कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. ठीक है. दूसरा होता है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी. Now what is balance of power? Just take one simple example. If you are living, we are living in a country where there is no government, there is no authority of the state, and all the people around us, ठीक है, they have equal money, they have equal resources, they are equally powerful as you are. Will there be any fear or insecurity? No. सब आपके जैसे हैं, कोई आपसे अमीर नहीं है, किसी के पास आपसे ज्यादा हथियार नहीं है, कोई आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो सबके सब क्या है, आपके जैसे हैं. उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ पावर. यानी कि बैलेंसिंग ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी टेंड टू इक्वलाइज द पावर ऑफ नेशंस. ठीक है, कि जितने भी आपकी कंट्रीज हैं, वी ऑलवेज टेंड टू इक्वलाइज देयर पावर्स. सारी कंट्रीज इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं. आज आप कितना कंपेयर करते हो कि चाइना के पास ये है, हमारे पास ये है, चाइना के पास ये मिसाइल है, हमारी ये मिसाइल है, हम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. आप अर्नब गोस्वामी का न्यूज देखते हो, वो यही काम करते रहते हैं, आपको बताते रहेंगे भैया हमारे पास इतनी मिसाइल है, इनके पास इतनी, हमारे पास इतने टैंक है, चाइना के पास इतने हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं. दिस कंपेयरिंग इज बैलेंस ऑफ पावर. अब आपको अगर इफ यू वांट टू इक्वलाइज योर पावर, ठीक है, विद योर नेबर्स एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. फर्स्ट वन इज इंटरनल बैलेंसिंग and second one is external balancing. What is internal balancing of power? When you develop internal capabilities, like you listen to our beloved prime minister Narendra Modi ji, they always keep on saying कि भैया हम अपने डिफेंस सेक्टर में इंडिजीनियस डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं, हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन हम खुद का कर रहे हैं. ठीक है, हम इंपोर्ट कम करेंगे अब से. वो क्या है? वो है इंटरनल बैलेंसिंग. कि वी ऑलवेज टेंड टू डेवलप आर इंटरनल कैपेबिलिटीज. कि आप अपने देश के अंदर मिलिट्री पे खर्चा कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करना. एक्सटर्नल बैलेंसिंग इज व्हाट? चाइना आया, वन फाइन डे चाइना केम, चाइना टोल्ड अस okay, in the Pacific region I'm the centric, I have the centric position. What India did? India got insecure, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर इसने कल को एक्वायर कर लिया, मेरा पूरा ट्रेड उधर का रुक जाएगा, साउथ ईस्ट का. मैं आपको मैप्स वगैरह पे सारी चीज पढ़ाऊंगा, आपकी आसियान सेंट्रलिटी वगैरह क्या चीज है. इंडिया गॉट इनसिक्योर. अभी मैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं. व्हाट इंडिया डिड? वन फाइन डे आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी woke up in 2014 and launched a policy known as Act East policy. He renamed this policy. Earlier it was Look East policy. Act East policy, what it does? ये क्या करेगी? चाइना को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेगी. उन्होंने लेकर के आई ये पॉलिसी, उन्होंने अपने साउथ ईस्ट नेशन से हमने अपने रिलेशंस बनाना शुरू करे टू काउंटर द चाइना इन द पैसिफिक ओशन. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फॉर्मिंग अलायंसेस. तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अलायंसेस. हमने क्वेड सबने सुना होगा, अलग से मैं बताऊंगा. क्वेड क्या है भाई? चाइना को हम क्या कर रहे हैं? काउंटर करने की पॉलिसी है कि 4 कंट्रीज एक साथ आ गई, वो उसको काउंटर करें. तो बैलेंस ऑफ पावर लाने के लिए हम या तो इंटरनल बैलेंसिंग करते हैं कि भाई खुद के मिलिट्री वेपन्स हम डेवलप करते रहेंगे, या हम एक्सटर्नल बैलेंसिंग करते हैं कि भाई हम इतने सारे अलायंसेस बनाते हैं. आज की डेट में अगर आप बात करोगे, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ITM इंडिया म्यांमार, ठीक है, वहां पे पूरा हाईवे बन रहा है आपका, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. हम साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा सबसे चाइना को कॉन्ट्रैक्ट करने का सोर्स ही वहां से शुरू होता है. तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर. नाउ बैलेंस ऑफ पावर, व्हाट डज इट डू? इंटरनल बैलेंसिंग, दिस लीड्स टू अ आर्म्स रेस. भाई ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाओ. अब कुछ लोग आते हैं, ठीक है, नरम खून वाले, वो बोलते हैं कि वाई यू ऑलवेज want to make weapons, why you are always thinking about the war, why can't we come to a common conclusion, why can't we all come together and pledge to each other that there won't be any war, why all the countries can't come together and say this thing कि okay, no one will fight war. तो इसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी. कि भाई हम सारी कंट्रीज आते हैं, मिल करके एक दूसरे से प्लेज लेते हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री को हार्म नहीं करेंगे, सब खुशी से रहेंगे. एग्जांपल, लीग ऑफ नेशंस. However, it was a big failure. World War I के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाएगा विद द एम टू प्रोटेक्ट World War II, बट इट फेल्ड. फिर बनाया गया आपका UN आफ्टर वर्ल्ड वॉर.
यूनाइटेड नेशंस। तो क्या आज यूनाइटेड नेशंस आपका, ठीक है, यूएन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये आज वॉर बचा पाता है? क्या ये रशिया यूक्रेन का वॉर बचा पाया? तो हमेशा ही बोला जाता है कि भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो लोग बैलेंस ऑफ पावर इज अ मोर सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्टॉप द वॉर, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन कंपैरिजन टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। यूएन आपका बना दिया। व्हाट इज यूएन? यूएन इज अ इंटरनेशनल गवर्नमेंट। इज इट इंटरनेशनल गवर्नमेंट? नो, इट इज नॉट इंटरनेशनल गवर्नमेंट। इफ इट कुड हैव बीन एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट तो हमारा फंडा ही खत्म हो जाता ना कि वी हैव अ इंटरनेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अस, तो हम उसकी बात मानते, सारी कंट्रीज मानते। इट इज अ सिंपली ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन ओनली हेल्प यू व्हेन यू वांट इट टू हेल्प यू, कि कल को इंडिया और पाकिस्तान दोनों जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और यूएन को बोला कि भाई वी बोथ एग्री टू रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, you act as a mediator and bring us to a common conclusion. Bring us to a common conclusion. This is what UN can do. UN cannot say, okay India, okay Pakistan, you cannot throw bomb in Indian territory. Pakistan, you could not do 1971 war, you cannot do. क्या पाकिस्तान रुक जाता? तो ये क्या है, यहां पे जब तक हम नहीं बोलेंगे कि हमारी हेल्प कर दो तो दे कांट हेल्प अस। सो इट इज जस्ट अ नॉमिनेटिव बॉडी कि हम खुद बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, यूएन इज नॉट सोवरेन। सोवरेन कौन है? ऑल द कंट्रीज आर सोवरेन। वी आर अ सोवरेन कंट्री। व्हाट डज इट मीन? भाई वी कैन नॉट डिसाइड, वी कैन मेक एनी पॉलिसी, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट टू डू विदाउट आस्किंग, विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम एनीवन एल्स। दिस इज सोवरेनिटी। सो ऑल द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड आर सोवरेन। दैट्स व्हाई यूएन जो है वो आपकी यहां पे डाइल्यूट हो जाती है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज नॉट दैट मच इफेक्टिव लाइक बैलेंस ऑफ पावर। यहां से आता है हमारा कॉन्सेप्ट। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, पीडीएफ देख लो यार, मैंने चल पीडीएफ बनाई है बट मेरे को ऐसे पढ़ाने में मजा आता है चलो, बैलेंस ऑफ पावर मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच नो स्टेट प्रीडोमिनेट ओवर अदर्स, टेंडिंग टू क्रिएट जनरल इक्विलिब्रियम एंड कब द हेजेमोनिक एम्बिशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। भाई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबके पास एक जैसी पावर है, किसी की भी हेजेमनी नहीं है। आज की डेट में किसकी हेजेमनी चल रही है? एक टर्म सुनते हो ना, यूएस हेजेमनी। कैसे आया वो भी बताऊंगा। BOP is suggested as a strategy for protection of national interest, sovereignty, territorial integrity, as well as regional peace. हमने कहा BOP has been one of the most widely used concept in international politics. कैसे है? दो तरीके की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का है आइडिया और प्रैक्टिस ऑफ कॉमन डिफेंस in which all the states pledge themselves to defend each other based on the principle of all for one and one for all. This is the principle of collective security. No problem, sir. You can read it. I will send it in Telegram group. Now, how are international politics evolved? This is very, very, very interesting. However, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है, कोल्ड वॉर वगैरह। अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट लेट मी इरेज दिस थिंग or we can move to a next page simply. Don't worry. Okay, come to next page. Now, see. Now I'm going to tell you. अब आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ पावर समझ में आ गया, सारी कंट्रीज क्यों पावर की स्ट्रगल में है, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब आप यहाँ से बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन बना सकते हो जब आपको अपना एग्जाम लिखने बैठोगे तो। नाउ हाउ डज इट इवॉल्व? तो इवोल्यूशन ऑफ IR, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इवॉल्व हुए हमारे वर्ल्ड के अंदर, जस्ट एज अ स्टोरी फटाफट से सुनते चलो। सबसे पहला जो फेस आया, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज अ वेरी वंडरफुल लाइन, प्लीज कोट इट इफ यू वांट टू राइट ऐसे। नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज, ठीक है, इज कॉल्ड और इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ऑर्डर। सबसे पहली चीज आओ, फर्स्ट फेस हमारा क्या आया? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आई एम टॉकिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले की भी बहुत सारी हिस्ट्री है और CAPA और CDS के सिलेबस में है नहीं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वाज कोल्ड वॉर एरा, जिसको आप बोलते हो कोल्ड वॉर पीरियड। इट वाज फ्रॉम 1945 टू 1991। अब कोल्ड वॉर पीरियड क्या था? एक सिंपल स्टोरी की तरह पहले बैकग्राउंड सुनो। व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? टू कंट्रीज इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स। फर्स्ट वन वाज USA, second one was USSR. US and USSR emerged as superpower states. दो सुपर पावर कंट्रीज, दो सुपर पावर स्टेट्स आपकी इमर्ज हुई।
What does I mean by superpower? If I calling USA and Russia superpower, what does it simply means? But even if all the other states come together, they cannot combinedly challenge USA और USSR at this point of time. कि सारी स्टेट मिलकर भी इनका कुछ नहीं उखाड़ पाते, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सुपर पावर्स. तो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 आपकी दो सुपर पावर इमर्ज हुई, और एक को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट यूएसए एंड सेकंड वन इज कम्युनिस्ट यूएसएसआर. कैपिटलिस्ट यूएसए एंड कम्युनिस्ट यूएसएसआर. व्हाट डज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन यू. एक तो आपकी कैपिटलिस्ट यूएसए हुआ, दूसरा हुआ कम्युनिस्ट यूएसएसआर. नाउ कम बैक टू वन थिंग. जो बेसिक्स मैंने आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पढ़ाए हैं ना, आपको खुशी होगी वो जान के कि आप कहीं नहीं डूबोगे. उसके बाद मैंने आपको बोला कि इफ देयर इज स्ट्रगल फॉर पावर, you will always strive to get military power and economic power. You will always strive to get military power and economic power. इन्हीं दो के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के डिफरेंसेस ग्रो हुए. कैसे? USA was capitalist in nature. What does capitalism means? Capitalism means complete freedom to markets, complete privatization of all the things. ठीक है? यानी कि nothing is in the hands of the government except making laws. You can make as much of profit as you want. You are free to do trade. यानी all the markets of USA ने बोला all our markets are governed by demand and supply. हम ये नहीं बोलेंगे कल को कोई हमारे यहाँ ट्रेड करने आ रहा है तो टैरिफ दो. हमारे यहाँ से कोई ट्रेड करने बाहर जा रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उसको नहीं बोलेगी अरे बिल गेट्स से जरा तू अपने आधे पैसे दे पहले मेरे को जब इंडिया में ट्रेड करने. इसको बोलता है कैपिटलिज्म. कंप्लीट फ्रीडम टू मार्केट्स एंड मार्केट्स विल बी गवर्न्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई. और इसको अचीव करने के लिए यूएसए क्या चाहता था? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो सबसे पहला तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया कि भाई हम कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं. अब रशिया के पास गए हमने बोला कि तुम भी यूएसए की तरह हो. हमने पूछा तुम भी यूएसए की तरह हो क्या कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, भाई मार्केट्स विल बी गवर्न्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई. तो यूएसएसआर हैड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. यूएसएसआर टोल्ड अस नो, आई कंप्लीटली अपोज दिस आइडियोलॉजी. आई आस्क्ड व्हाई यू अपोज दिस? They told me कि capitalism will bring economic inequality. It will bring economic inequality. एक बंदा बहुत रईस बनेगा, दूसरा बहुत गरीब, तो disparity बढ़ेगी. There will be economic inequality and capitalism will bring it. मैंने कहा okay, then how you are going to deal with this problem? They told me that I am abolishing right to property. There is no right to property. I asked how? So USSR told me all the resources which are inside the territory of USSR, all the resources, no matter of which field, all the resources belongs to the government, and government will decide कि किसको कितने resources देने हैं. This will bring economic equality in the society. तो सबसे पहला जो डिफरेंस हुआ कोल्ड वॉर पीरियड में वो हुआ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इकोनॉमिकल डिफरेंस. दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि और कौन सा डिफरेंस हो सकता है? आपने बोला सर दूसरा जो डिफरेंस हो सकता है ना वो मिलिट्री का हो सकता है. मिलिट्री डिफरेंस. तो मिलिट्री, अब जैसे एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इनका, तो अब दोनों कंट्री सुपर पावर्स हैं तो दोनों में क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर है. बोथ ऑफ देम वांट टू बिकम पावरफुल. नाउ व्हाट डिड यूएसए डिड? ठीक है, व्हाट डिड यूएसए डू? क्या किया यूएसए ने उस टाइम? यूएसए ने बोला, पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया, देखो आई एम अ कैपिटलिस्ट कंट्री एंड ट्रस्ट मी, कैपिटलिज्म इज बेस्ट. इफ यू विल फॉलो कैपिटलिज्म, you are my beloved friend. If you won't follow capitalism, you are my beloved enemy. Same thing USSR told the world. See, I am a communist country. If you will follow communism, you are my beloved friend, or else you are my enemy. अब सारी कंट्रीज टेंशन में, दो हाथी लड़ रहे हैं, बाकी की नीचे की क्या है? घास है. कश्मीर के बारे में बोलते हैं ना ये, तो दो हाथी लड़ेंगे तो घास तो पिसेगी, घास तो ठीक है कुचलेगी ही. तो सारी कंट्रीज से इन्होंने बोलना शुरू करा और इन्होंने मिलिट्री अलायंसेस निकाले. मिलिट्री अलायंसेस एक निकाला आपका नाटो.
दूसरा मिलिट्री अलायंस निकाला गया आपका वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट। नाटो अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए सेड कि भाई जो भी इस पैक्ट को साइन करेगा, सबसे पहले तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री बनेगा। दूसरा, ये क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। व्हाट डज मिलिट्री अलायंस? इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो नाटो को जो साइन करेगा, यूएसए ने बोला तुम्हारी तरफ अटैक तो छोड़ो, कोई आंख उठा के दिखा देना, ठीक है, आई विल स्पेयर माई ब्लड फॉर योर कंट्री, आई विल सेंड माई आर्मी, आई विल सेंड माई वेपन्स, आई विल सेंड माई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वॉट एवर यू नीड, ठीक है, इफ यू विल सेंड नाटो, साइन नाटो। दिस इज नोन एज मिलिट्री अलायंस, कि भाई तुम पे कोई अटैक करेगा तो उसको मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। तो नाटो को बहुत सारी कंट्रीज ने साइन करा। सेम यूएसएसआर डिड। यूएसएसआर सेड इफ यू आर साइनिंग दिस वॉर्सो पैक्ट ना, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू। तो क्या हुआ यहाँ पे, कंट्रीज दो, हमारा वर्ल्ड कैसा बना, बाइपोलर वर्ल्ड बनने लगा कि भाई दो सुपर पावर्स हैं, यूएसए और यूएसएसआर, कुछ यूएसए के साथ मिल गए, कुछ यूएसएसआर के साथ मिल गए, और हमारा बाइपोलर वर्ल्ड बन गया ड्यूरिंग द 1945 एंड 1991। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंड, व्हाट बेसिकली हैपेंड, यहां पे सबसे पहली चीज बताऊंगा। हम कुछ अपने आईआर में वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वैसे तो आई होप यू पीपल मस्ट बी नोइंग व्हाट डज दे मीन, बट इफ यू डोंट देन नो प्रॉब्लम, इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू। So, what are first world countries? These are those countries who were members of NATO and supported capitalism. Second world countries, members of Warsaw Pact and they supported communism. Now, there were some countries like India, जिन्होंने बोला कि ना भाई हम ना तो कैपिटलिज्म ज्वाइन करेंगे ना कम्युनिज्म ज्वाइन करेंगे, हम आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल रहेंगे। और इसमें कौन सी कंट्रीज थी आपकी, ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज जिन्होंने अभी अभी फ्रीडम गेन करी है, एंड दे डजंट वांट टू सैक्रिफाइस, दे डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर सोवरेनिटी एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले नेहरू जी ने आइडिया दिया, नॉन अलाइंड मूवमेंट चला, एक नाम आपने सुना होगा। तो उसमें जितनी भी आपकी साउथ ग्लोब की कंट्रीज थी जो अभी अभी आजाद हुई हैं और डेवलप करना चाह रही हैं, तो उन्होंने एक अपना बना लिया कि भाई हम कुछ भी साइन नहीं करेंगे, ना फर्स्ट वर्ल्ड ना सेकंड वर्ल्ड, एंड वी विल रिमेन न्यूट्रल। उनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड मोस्टली जो आज की आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड में हमारी कंट्रीज जो है बट गई। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, इफ देयर वर सो मेनी डिफरेंसेस, भाई यूएसए was enemy of USSR, there were so many differences, ideological, military, there were a lot of differences and both were equally powerful, then why there was no war? Why we call it cold war? Because there was no front to front war, face to face war नहीं होता था, ट्रेड वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो why there was no, why there was no war? तो उसमें आपके जो भी आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ज्ञानी हैं वो यहाँ पे एक थ्योरी देते हैं आपकी, उस थ्योरी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। लेट मी टेल यू, न्यूक्लियर डिटरेंस, व्हाट डज न्यूक्लियर डिटरेंस मींस? न्यूक्लियर डिटरेंस सिंपली मींस, भाई जो भी आपकी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ सेइंग, very popular saying in international politics, that nuclear war cannot be won. Nuclear war cannot be won. You cannot win a nuclear war. Okay, sir. Why? Because it will always lead to MAD, mutually accepted, sorry, mutually assured destruction. आपने न्यूक्लियर वेपन चलाया, मैंने भी चला दिया, एंड बोथ द कंट्रीज विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द ग्लोब। यूएसए भी खत्म, यूएसएसआर भी खत्म। सो देयर वाज अ फियर, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल फियर बिटवीन, ठीक है, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल फियर। भाई यूएसए पे भी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है और यूएसएसआर पे भी है, एंड बोथ द कंट्रीज नो कि न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन, बट व्हाई वी फाइट अ वॉर? टू विन, बट वी ऑलरेडी नो दैट वी कांट विन, सो देयर वाज नो वॉर। हमें पहले से पता है भाई हम जीत नहीं सकते, जीतने के लिए लड़ता आदमी, तो उन्हें पता है कि दिस वॉर कैन नॉट बी वॉन। सो देयर, दिस इज द टर्म न्यूक्लियर डिटरेंस। व्हाट डज इट मीन? इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द कंट्रीज कि भाई if we use a nuclear weapon, if we attack some country and that country is about to lose, that country will launch a nuclear weapon and then we have to launch a nuclear weapon and we both will be out of the globe, there no country will win. तो इस म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से कभी वॉर नहीं हुआ, इसी को मैं बोल देता हूं न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है, ओके। तो होता क्या था सर, सर देयर वाज नो वॉर,
तो होता कैसा था तो क्या होता था, तो देखते हैं तो कैसे वॉर होते थे उस टाइम पे आपके कोल्ड वॉर एरा में। प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स के आपके एग्जांपल आप लोग वियतनाम वॉर, नॉर्थ वियतनाम वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, साउथ वियतनाम वॉज सपोर्टेड बाय यूएसए। इट इज अ सिंपल थिंग, यूएसए कैन नॉट फाइट यूएसएसआर बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर डिटरेंस, बट यूएसए विल ऑलवेज सपोर्ट कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर। ठीक है, वैसा चलता था। तो भाई मैं नहीं लड़ सकता ना डायरेक्टली जाके, मैं हूं यूएसए, मैं डायरेक्टली जाके यूएसएसआर से थोड़ी लड़ सकता हूं। बट नॉर्थ वियतनाम है, वो अलाय है, ठीक है, वो दोस्त है यूएसएसआर का। साउथ वियतनाम है, वो नॉर्थ वियतनाम से खुश नहीं है, दोनों को भिड़वा दो। यूएसएसआर बोला व्हाट यू नीड माय बिलव्ड फ्रेंड नॉर्थ वियतनाम, व्हाट डू यू वांट मिसाइल्स, ओके टेक मिसाइल्स, यू वांट जेट्स, ओके टेक जेट्स, व्हाट डू यू वांट, जस्ट टेल मी, you are my beloved friend, I am ready to give you whatever you want. Now USA said to ask South Vietnam, okay, you are my beloved friend, what do you want, just tell me, ठीक है, I can do anything for you. And both are fighting. But why they are fighting? Because of US and USSR, they are backing. Such type of wars are known as proxy wars. तो हमारे कोल्ड वॉर के टाइम पे कैसे वॉर्स हो रहे हैं? प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं। ओके, अगेन one more example, Korean War. North Korea was supported by USSR and South one was USA. That was a proxy war. Afghan crisis, USA was giving funding to fight against the USSR. So all these proxy wars happened during that time, but there was no war because of the principle of nuclear deterrence. ये हुआ जी कहानी. So this was the phase between 1945 to 1991. Now what basically happens in 1991? We already know that USSR is following the policy of communism. ठीक है, complete owning of resources, there is no privatization at all. But USSR was a very 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 big country, बहुत बड़ी कंट्री थी, ठीक है, बहुत बड़ी। आज की कितनी भी आप सारी कंट्रीज देख लो यूएसएसआर की, आपका होमवर्क है कौन कौन सी कंट्रीज टूटी थी, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर के हमारा यूएसएसआर था। What basically happened कि in 1991 there was disintegration of USSR. Disintegration. Now you will ask me, sir, why did USSR disintegrate? I will simply tell you, they were following communism model and that was not that much profitable. They were having a highly centralized country, they were having highly centralized economy, and that economy was insufficient, and one fine day the country collapsed. भाई उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि वो बिल्कुल ही एकदम कट्टर कम्युनिज्म। तो भैया सब कुछ मॉस्को तो नहीं कंट्रोल कर सकता जब इतना बड़ा एरिया है, तो बाकी की जो कंट्रीज थी उनका आ गया कि भाई ये तो अपने अपने मन की करे जा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम डेवलप नहीं कर पा रहे, पैसा इनके पास है नहीं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया। दूसरी चीज कि दे ऑलवेज वांटेड टू फंड द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट यूएस। तो भैया ये उसमें भी पैसा जा रहा था, तो बहुत सारा पैसा वहां भी जा रहा है, इकोनॉमी फ्लोरिश कर नहीं रही है, तो वन फाइन डे कंट्री कोलैप्स्ड, इट डिसइंटीग्रेटेड। And when it disintegrated in 1991, then there was second, मैं evolution of IR पढ़ा रहा हूं, first one was Cold War period, जितनी भी चीजें समझी Cold War की थी। Second thing came, that was post Cold War period, that is called post Cold War. So when USSR disintegrated because of the economic crisis in the country, there was only one superpower left, that was US. So 1991 onwards, इसको 1991 ऑनवर्ड्स ही बोलते हैं, बट मैं एक 2008 करके लिखता हूं। प्रोटेक्शनिज्म का वहां एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, बट जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे 1991 ऑनवर्ड्स पोस्ट कोल्ड वॉर ही बोलते हैं, ठीक है, कि आज तक भी यूएस हेजेमनी मानी जाती है। तो पोस्ट कोल्ड वॉर आया, तो पोस्ट कोल्ड वॉर में यूएसएसआर खत्म, देयर इज ओनली, ठीक है, देयर इज ओनली वन कंट्री सुपर पावर, दैट इज यूएस। तो वर्ल्ड बाइपोलर से कैसा बन गया अब? यूनिपोलर। Now, what happened? USA came up. USA told the countries, oh my God, you were following the model of USSR. You were trying to follow communism. Okay. Now see that country
got collapsed. So which is the best model which you should follow? Which is the best model which you should follow? So there was one thing that came up: capitalism. Whom you should support? USA. USSR तो गायब. अब क्या हुआ? In this post Cold War era, most of the countries decided to join USA. ज्यादातर कंट्रीज, इवन हमारी जो भी साउथ ईस्ट की कंट्रीज थी, वो भी आपके कैपिटलिज्म फॉलो करती थी शुरू से ही. जो हमारे साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनकी बात कर रहा हूं. तो पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ? कोलैप्स हो गया. तो भैया यहाँ यूएसए का दबदबा आया वापस से, और सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं मानने लगी कि कैपिटलिज्म इज अ फार बेटर मॉडल. ठीक है, चलो. अब क्या होता है कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर तो खत्म. वैसे बोला जाता है कि रशिया इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. रशिया आज भी एफर्ट्स मारता है, ठीक है, कि दोबारा से उतना पावरफुल बने. अब देखो हो क्या रहा है बॉयस. अब क्या हुआ? सारी कंट्रीज जो है, if all the countries, not all the countries, if all the major countries are following the model of USA, तो सारी कंट्रीज कहां आ गई आपकी? आज वर्ल्ड ट्रेड आपका कहां आ गया? ये तो बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. सारी कंट्रीज ने अपने ट्रेड जो है उसको लिबरलाइज कर दिया. इवन इंडिया भी 1991 में, आपने सुना होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उन्होंने देश बचाया और उन्होंने भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए. तो धीरे धीरे सब अपनी एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आते गए और यूएसए के साथ मिलते गए. हमने कहा ठीक है. अब इस फेस में हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज तो भाई मोस्टली जो कंट्रीज थी उन्होंने ट्रेड ओपन कर दी. दे ओपनड देयर ट्रेड, दे लिबरलाइज्ड देयर ट्रेड. सेकंड थिंग क्या हुई? देयर वाज ग्रोथ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. ये बात सुनना, इस पे पूछ सकता है आपको ऐसे, और आपके चांद तारे दिख जाएंगे कि भैया क्या पूछ लिया, कुछ लिख नहीं पाओगे. नॉन स्टेट एक्टर्स. व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स? ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल. एमएनसी, आपकी एमएनसी आई, आपके एनजीओज, ठीक है, आपके ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बॉयज, कि जब आपकी ट्रेड ओपन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो आपकी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी. ठीक है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं. दे आर मेकिंग ह्यूज 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 प्रॉफिट. इफ आई सिंपली आस्क यू कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच एप्पल 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में इसकी जो है इकोनॉमी वेरी करती रहती है. व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ योर बिलव्ड कंट्री इंडिया? व्हाट इज सर? 2.3 2.4 बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स. ठीक है, नाउ these companies are having as much of money, ठीक है, कि भाई पूरी कंट्रीज की इकोनॉमी पे नहीं है. सो दे आर मोर रिचर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. टुडे एप्पल इज रिच. ठीक है, टुडे एप्पल इज सो रिच दैट इफ यू विल कंपेयर इट्स नेट वर्थ बाय द होल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 3 4 5 कंट्रीज ऐसी आएंगी जिससे वो गरीब है, बस सबसे अमीर है. हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट इफ आई कंपेयर इट विद द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश? And what if I compare it with your beloved friend, your brother Pakistan, with Nepal, Bhutan? What do you think? ठीक है, तो कितने पाकिस्तान खरीद देगा एप्पल? तो MNCs, when these companies started growing, they provided employment to the people. जहां भी आपकी भैया फैक्ट्री लग रही है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करा. ठीक है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ाई आपके यहां पर आकर के. Now one fine day, our prime minister comes up and he say, okay, now we are putting some restrictions. Then Apple says, okay, you want to impose these restrictions? Sorry, we can't operate in your country. No, you don't do this. Just tell me, what do you want? MNC, what do you want to stay in my country? I'm making profit because of you are providing me employment. So what basically happens, these MNCs have entered in the national politics. इनकी वजह से आपकी they started influencing the policies of the government because of their huge economic capabilities. वो इन्फ्लुएंस करने लगी पॉलिसीज. सेम हैपेंस विद एनजीओ लाइक रेड क्रॉस. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ रेड क्रॉस, इन एनजीओ की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हमारी खुद की जो पॉलिसीज है, नेशनल पॉलिसीज इफेक्ट होती हैं. यस सर. ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क, पहले कहीं एक जगह नेटवर्क्स होते थे टेररिस्ट के, पूरे भैया फॉरेन पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो पोस्ट कोल्ड वॉर में जब आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स आई, तो दीज नॉन स्टेट एक्टर्स स्टार्टेड ग्रोइंग, ट्रेड स्टार्टेड ग्रोइंग. सिंपल सी बात, इतनी तो आपको याद रखनी है. नाउ
व्हाट बेसिकली हैपेंस, देयर कम्स 2008। अभी देखना लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा क्लास, जब आपको कितनी बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहां थी। अब आपने इतना पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर समझ लिया, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ऑर्डर। 2008 में क्या होता है? इन 2008 देयर वाज इकोनॉमिक रिसेशन इन द यूएसए। इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड वाज कंट्रोल्ड बाय द यूएस। सो इफ देयर वाज इकोनॉमिक रिसेशन इन यूएस, there was a global financial crisis in 2008, global financial crisis on whole of the world। अब जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, देन आई वेक अप, ठीक है, एंड वेंट टू यूएस एंड आई आस्क्ड यूएस, ओ यू वर सेइंग कि if you will follow my model, if you will liberalize your trade, then you will always be under profit, and I followed you, not me, I'm having 100 president of prime minister of 100 more countries with me, but because of you, you know what happened? We are under a financial crisis because of you only, ठीक है, you brought us at this stage। Now US is saying, oh my god, I always thought capitalism is best, I will always keep making profits by following capitalism, but today, alas, it is not possible। So whole world got to know that सिर्फ कैपिटलिज्म फॉलो करने से ही चीजें नहीं बनेगी। तो वर्ल्ड ऑर्डर फिर से आपका चेंज होता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है? नाउ द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड इज थ्रेटन्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म क्या है? अब हम ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, है ना। कस्टम सुना होगा आपने, भाई कोई भी आ रहा है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। आपके एप्पल का फोन आ रहा है उस पर हमने टैक्स लगा दिया। इंडिया का आम आदमी खरीद नहीं सकता, उसको महंगा है फोन, कम फोन चला रहे हैं इंडिया वाले। इंडिया वाले तो किडनी बेच के भी चला लेते हैं। बट वॉट इफ देयर इज नो टैरिफ, देयर इज नो टैक्स ऑन द एप्पल, उसका फोन सस्ता है, इंडिया में ज्यादा बिकेगा, इंडिया में ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट ज्यादा कौन बनाएगा? यूएसए बनाएगा। बट इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अगर मैं इतनी ही अपनी ओपन ट्रेड रखूंगा तो अमेरिका की वजह से 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आगे भी आएगा। तो इंडिया जैसी कंट्रीज उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला भैया ऐसे नहीं चलेगा काम, टैरिफ्स लगाना शुरू कर दो। सो दिस फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन इज थ्रेटन्ड बाय प्रोटेक्शनिज्म। आज जितनी भी मेजर कंट्रीज आपकी सब क्या फॉलो करती है? ही तो फॉलो करती हैं, प्रोटेक्शनिज्म। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने फ्री ट्रेड को टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, उसको बोल दिया हमने प्रोटेक्शनिज्म। तो अब यहां पे क्या हुआ कि यूएस की हेजेमनी जितनी तगड़ी थी 2008 के बाद, वो हेजेमनी धीरे धीरे चैलेंज हो रही है। इसीलिए मैंने बोला 1991 टू 2008। अब नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ इंटरेस्टिंग तो खैर पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है, एक क्लास में पढ़ा नहीं सकता, मैंने सोचा बहुत छोटी क्लास बनाऊं, बट अब समझ रहे हैं तो एक टॉपिक समझ के खत्म ही कर देते हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म आ गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है जी आपका, कि जो भी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है और यूएसए है, तो द हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए इज नाउ बीइंग चैलेंज्ड बाय द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना। अब जो हेजेमनी है यूएसए की, हु इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस हेजेमनी? चाइना। Why do you think today US is our beloved friend despite having so many differences? Despite having so many differences. Why? Because USA is afraid of China and they know who can control China in Asia. India, great India, incredible India. So okay, I should make friendship with them. Just remember the time when we tested our nuclear weapons, 1998. USA told us, okay, you can't do trade with me, I'm imposing trade sanctions. Where did it go today? So world politics is not statics. World politics is not static. It keeps on changing. कल जो हमारा दोस्त नहीं था वो आज हमारा दोस्त है। आज जो हमारा दोस्त है हो सकता है कल को हमारा दोस्त ना रहे। कल को हो सकता है चाइना हमारा दोस्त बन जाए। सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट स्टैटिक्स। तो अब क्या है, अभी करंट सिचुएशंस पे क्या हो रहा है? आफ्टर 2008 आपकी चाइना होगी, ब्रिक्स कंट्रीज, these are major developing economies today, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो चाइना हो गई आपकी, ब्रिक्स हो गई, दे आर थ्रेटनिंग द हेजेमनी ऑफ यूएसए, दे आर थ्रेटनिंग द हेजेमनी ऑफ यूएसए। नाउ ब्रिक्स के बारे में एक बात बोली जाती है, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। ब्रिक्स इकोनॉमीज आर सेड टू रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर, ये बोला जाता है इन फ्यूचर ब्रिक्स इकोनॉमीज आर सेड टू रिफ्लेक्ट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, कि वेस्ट डिक्लाइन होगा, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, यूएसए,
और जितनी भी आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सारी ग्रो करेंगी फ्यूचर में, ये प्रेडिक्ट करते हैं जितने भी लोग आज की डेट में बैठे हैं। तो अगेन आप क्या देखोगे कि फिर से मेरा यूनिपोलर वर्ल्ड से धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। बोल नहीं सकते कि मल्टीपोलर हो गया, बट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ। चाइना तो अभी 4 साल में आपका पूरा यूएस हेजेमनी को खत्म कर देगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव दोस डिवाइन पावर्स, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा हो जाएगा 4 साल बाद, ऐसा हो जाएगा। नो वन हैज द डिवाइन पावर्स टू प्रेडिक्ट कि व्हाट विल हैपन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओके। इट इज अ वेरी फुलिश स्टेटमेंट टू से कि 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। सो व्हाट बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिक्स और चाइना जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे चल के हमारा फिर से मल्टीपोलर हो जाएगा। चाइना से इतना थ्रेटन्ड है आपका यूएसए, यूएसए कॉल इट रिविजनिस्ट स्टेट। यू कैन यूज दिस टर्म्स इन योर एग्जाम, रिविजनिस्ट स्टेट। व्हाट डज रिविजनिस्ट स्टेट मींस? रिवीजन, ये बोलता है कि ये दूसरा यूएसएसआर बन रहा है, ये वर्ल्ड में फिर से वही प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन लेकर के आएगा। सो यूएसए डिस्क्राइब्स चाइना एज अ रिविजनिस्ट स्टेट, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा जियोपॉलिटिकल टसल यही चल रहा है, भाई यूएस हेजेमनी धीरे धीरे खत्म हो रही है, चाइना इज द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ब्रिक्स चाइना, ठीक है। रशिया इज आल्सो ग्रोइंग। तो ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी चेंज हो रही है, एंड ऑल्सो द जियोपॉलिटिकल टसल इन यूरोप बिटवीन रशिया एंड नाटो, ठीक है। आपका अभी जो ये वॉर हुआ, इन सबकी हम अलग से बात करेंगे, यूक्रेनियन वॉर जो आपका हुआ, तो रशिया अटैक्ड यूक्रेन। नाउ रशिया अटैक्ड यूक्रेन, why do you think USA is saying, oh my god, you are not doing well with Ukraine, why don't you go there and fight? Why? Because Putin says, okay, I'm cleaning my buttons of nuclear weapons, see how beautiful they are, and USA is like, oh, okay, then we will make comments only, why we will enter in war, nuclear deterrence. सो ऑल दीज थिंग्स आपको कब समझ में आएंगे? जब हम पढ़ने लगेंगे, ठीक है। ये सब इधर उधर से चैनल से ये देख के 5 मिनट की वीडियो देख के आपको कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आएगी? तो ऐसा हुआ। अब चेंजिंग कंडीशंस आपको समझ में आ गई, रिविजनिस्ट स्टेट बोल रहा है उसको, भैया आपके हमारे ब्रिक्स कंट्रीज इवॉल्व हो रहे हैं। ऑल्सो जियो पॉलिटिकल टेंशन इन यूरोप बिटवीन रशिया एंड नाटो, ठीक है। उसने क्या किया, यूक्रेनियन क्राइसिस आ गया वहां पे। फर्दर रशिया, जैसे ही उनको पता लगा रशिया को कैसा हो रहा है, तो रशिया एंड चाइना आर मेकिंग वेरी गुड बॉन्ड्स, ठीक है, इन द लाइट ऑफ कंटेम्पररी वर्सनिंग राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो चाइना रशिया एक्सपर्ट्स बिलीव अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, भाई एक तरफ चाइना रशिया रहेंगे, एक तरफ यूएस, और फिर से नया कोल्ड वॉर आएगा, ये आज की डेट में बोला जाता है। सो दिस इज बेसिकली द ट्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज बेसिकली द ट्रेंड इन आर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 3 फेजेस बताए मैंने आपको, ठीक है, कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर। फेसेस 2 ही हैं, बट तीसरा आप 2008 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक जो आज आप सुनने आए हो, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब देखो, मैं नहीं बताऊंगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आप खुद बता दोगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑर्डर जो भी हमने पढ़ा है। सो लेट मी एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस। 6 स्टेज में हमारी इंडियन 6 स्टेज में हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी चलेगी, वन बाय वन। नाउ यू डोंट हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव अंडरस्टूड sufficient amount of things to decide that how India's foreign policy will go. The first phase comes is 1946 to 62, because in 1946 we got the interim government. interim government हमें मिल गई थी, तो 46 से लिख देते हैं, 47 में आपका आजादी मिल गई है। तो फर्स्ट फेज गोज फ्रॉम 1946 टू 62। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 62 आप कैसे याद रखोगे? इंडिया चाइना वॉर, वी हैड अ वॉर विद चीनीज। तो फर्स्ट फेज आता है हमारा। सो फर्स्ट फेज इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला कि हमारे उस टाइम के प्यारे से प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ही टोल्ड के ओके, आई एम नॉट ज्वाइनिंग कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है, वी आर नॉन अलाइन्ड स्टेट्स। सो Jawaharlal Nehru was of the opinion that if we are not attacking any other country, then why any other country will come and attack us? We are non-aligned. We are not going to attack anyone. Why other countries coming and attack us? 1954 we signed Panchsheel agreement with China. There were a lot of provisions in that. And then Jawaharlal Nehru said, oh, why? China is my beloved friend. China is not going to attack me. But what China did? China attacked us in 1962. And China won the war also. तो इसको बोलते हैं एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, कि हमने ओवर ऑप्टिमिज्म कर लिया। मतलब हम नॉन अलाइंड थे, दैट वाज कंप्लीटली फाइन, बट इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें नहीं रहना चाहिए था, बिकॉज एग्जांपल वॉर ऑफ चाइना।
So this phase of 1946 to 62 of optimism non-alignment ended when China attacked us. Second phase is known as decade of realism and recovery. अब decade हो गई तो 62 to 71. यहां पे क्या होता है? Now we came to understand the realism. Okay, we cannot be so soft in the international politics. We also have to spend money on our military despite having scarce resources. We have to develop our military. Why? See, China attacked us. China used to be our beloved friend, but it attacked us. So it was a decade of realism कि हमें सच्चाई से सामना हुआ और हमने रिकवर किया अपने अटैक को, जो भी अटैक में हमारे लॉसेस हुए. तो सेकंड फेज 1962 से 71 चलता है. थर्ड फेज विच इज नोन एज द गोल्डन 2 decades in the Indian foreign policy. In the third phase from 1971 to 1991, इसको बोलते हैं वन ऑफ ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन. अब देखो इस फेज के अंदर क्या होता है. इस फेज के अंदर क्या होता है कि इंडिया असर्टेड इट्स रीजनल पोजीशन इन साउथ एशिया. हाउ? 1971 पाकिस्तान वॉर. पाकिस्तान was considered as equally powerful as India because of the East Pakistan and West Pakistan. तो हमारी कोई हेजिमनी नहीं थी साउथ एशिया के अंदर, ठीक है. हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि हमें इक्वेट समझा जाए, हमें इक्वेट ही समझा जाता था. तो गोल्डन डिकेड क्यों बोलते हैं कि 1971, ठीक है, वी हैड वॉर, पाकिस्तान वॉर, एंड दैट वॉर रिजल्टेड इन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. सो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए आपके, एंड इट फाइनली बिकेम बांग्लादेश. एंड नाउ पाकिस्तान गॉट वीकेंड. इंडिया asserted its position in South Asia, and that's why it is known as golden 2 decades. तो थर्ड फेज में क्या होता है? It started with the decisive dismantlement of India-Pakistan equivalence. India-Pakistan equivalence खत्म हो गया because by the creation of Bangladesh, ठीक है. But this phase from 1971 to 1991, why? Sir, why it ended? It ended because India sent its Indian peacekeeping force in Sri Lanka in 1988. 1988 में वहां पे एक सिविल वॉर चल रहा होता है. इंडिया वाले बोलते हैं कि हम अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं, इनका सिविल वॉर खत्म करवा देंगे. बट इंडिया सफर्ड ह्यूज लॉसेस देयर. एंड इंडिया हैड टू, ठीक है, इंडिया हैड टू कॉल बैक इट्स IPKF. इंडिया कॉल्ड बैक. नाउ देन व्हाट हैपेंड इन 1991? राजीव गांधी वाज assassinated. both the incidents are linked, but मैं वो बाद में बताऊंगा आपको. 1991, Rajiv Gandhi got assassinated. And what one major thing happened in 1991? USSR, disintegration of USSR. So boys, 1991 में फिर से हमारा थर्ड फेज खत्म होगा. अब यहां पे एक चीज आप याद रखना कि ड्यूरिंग दिस फेज बिटवीन 1971 एंड 1991, we started you can simply say we started our friendship with Russia. Our friendship started in this decade only. But then most of the countries told, oh, you are hypocrites. India said, why? You taught us the lesson of non-alignment and you are going to Russia. USSR ने बोला, ठीक है, USSR ने बोला कि भैया सेकंड पोजीशन है इंडिया की, ये रशिया के पास भी जा रहे हैं, तो बेवकूफ बना रहे नॉन अलाइन. बट इंडिया डिफेंडेड इटसेल्फ. India defended, oh, we are not following their economic model. We have not signed their Warsaw Pact. If we would have signed their Warsaw Pact, तो मतलब होता ना कि I am betraying you. So India tried to explain its position. Okay, I am doing friendly ties for all the reasons, my economic reasons, other reasons, but I am not following their ideology or Warsaw Pact. So India defended itself. So India started its friendship with Russia, and USA was completely against this thing. And in 1991, what happened? Our beloved friend got disintegrated. Now we were so confused. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में 1991, ठीक है, 1991 में क्या आया? अब हमें दिक्कत क्या हुई? हमें दिक्कत हुई कि जिससे हमने प्यार मोहब्बत करी वो बेचारा डिसइंटीग्रेट हो गया. हमने यूएसए को यूएसए से हम मिले नहीं. क्यों नहीं मिले? बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन. अब यूएसएसआर भी रहा नहीं है, यूएस हमें पसंद नहीं करता. इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. सो हाउ इंडिया ओवरकम दिस चैलेंज? इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द फोर्थ फेज, ठीक है. द फोर्थ फेज जो हमारा आएगा, द फोर्थ फेज विल बी
सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि अब हम खतरे में हैं, चौथा फेज शुरू होगा 1991 के बाद। अब हमें खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचानी है और हमारे पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। सो वन फाइन पर्सन केम नेम्ड एज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट 1991। हमने कहा ओके। पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर। एंड फाइनली इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी। इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी in 1991 by introducing LPG reforms. हम LPG reforms लेकर के आ गए and USA was like, oh, you have introduced LPG reforms, you want to come with me, you want to be my friend. India said, yes, I want to be your friend. I have opened up my economy. If you want to if you want to stabilize factories, anything, if you want to invest in my country, come invest. This is the thing USA you wanted, na? So why don't you come and invest? And USA was like, oh, I understood everything really well. As you have lost USSR, that's why you are coming to me. But it's okay, no problem. I can also see a huge potential in your country. For my companies to make profit, I will allow them to go into your country. And with this, our ties with USA started improving. So dissolution of USSR, फिर उसने यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया। तो इंडिया ओपनड अप इकोनॉमी मोर टू द वर्ल्ड। हमने कहा ओके। इंडिया ऑल्सो केम अप विद लुक ईस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। लुक ईस्ट पॉलिसी, हमारे इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया हमने अपनी साउथ ईस्ट जो आपकी कंट्रीज है, इंडोनेशिया वगैरह, वहां पे। समराइज द चेंज इंडियन पीरियड इन वर्ल्ड अफेयर्स। हमने कहा जी ठीक है। नाउ नाउ फिर हमने 1998 में न्यूक्लियर वेपन बना लिए, ये सबको पता होगा। जैसे हमने 1998 में वो इंडिया यूएस रिलेशन में आपको पढ़ाऊंगा बनाए, तो फिर यूएसए के क्या क्या एक्शंस रहे। तो हमारा 5 स्टेजेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं। पहली थी एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, सेकंड वाज डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, थर्ड वन वाज ग्रेटर इंडियन असर्शन इन द साउथ एशिया, फोर्थ वन वाज कि वी हैड टू एनीहाउ वी हैड टू सेफगार्ड आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फिफ्थ स्टेज इज कि नाउ इंडिया विल स्टार्ट बिकमिंग, ठीक है। 1999 में हमने कारगिल भी जीता, ठीक है, तो पाकिस्तान फिर से वीक हो गया। तो हमने अपनी, देखो कैसे कैसे हुआ, हमने अपना दोस्त हारने के बाद यूएसएसआर को नया दोस्त बना लिया। यूएस वी ओपन आवर इकोनॉमी, अपना इकोनॉमिक क्राइसिस से भी हमने डील करा, एक दोस्त भी बना लिया हमने। पाकिस्तान 3-5 करने लगा, 1999 में उसको वॉर भी हरा दिया, 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया। इन सारी चीजों से हमने दोबारा से अपने आपकी पोजीशन रिगेन करी। वी स्ट्रेंथेंड आवर, ठीक है, ऑटोनॉमी इन द साउथ एशिया। नाउ फ्रॉम 2001 to 2014 इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग अ बैलेंस, इंडिया स्टार्टेड बैलेंसिंग ऑफ पावर। यानी नाउ इंडिया है, द टोटल फोकस ऑफ इंडिया वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री, इकोनॉमिक मिलिट्री, इकोनॉमिक मिलिट्री, नो अदर थिंग। पूरी साउथ एशिया को पता लग गया वी आर द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। भैया सबको पता लग गया है इंडिया इज अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी, इंडिया हैज अ गुड मिलिट्री पावर, इंडिया हैज अ गुड मिलिट्री पोटेंशियल। देन वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन 2 थिंग्स, डेवलपिंग द इकोनॉमी, मिलिट्री, डेवलपिंग द इकोनॉमी, मिलिट्री। सारे झंझट खत्म हो चुके हैं, यूएसएसआर वाला सारा रिश्ता हम करके आ चुके हैं, पहले से सीख ले चुके हैं, रियलिज्म सब कुछ होगा। सो नाउ इंडिया स्टार्टेड स्लोली, इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग अ पावरफुल कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 2001 to 2014, ठीक है। देखो सारे फेसेस कितने अच्छे से याद कराए मैंने आपको। 1946 से 62 और 1962 से एक पूरा डिकेड ऑफ रियलिज्म 1971, 1971 से 2 गोल्डन डिकेड्स 1991, देन 1991 से आपका 2000। अब भैया 2001 की तरफ हम आ गए हैं और 2001 to 2004 इंडिया ग्रेजुअली एक्वायर्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ बैलेंसिंग पावर। हमने बैलेंसिंग पावर बनने की फुल ऑन कोशिश अपनी शुरू कर दी है। हमने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमने अलायंस बनाना शुरू कर दिया है मल्टीपल पावर्स के साथ। तो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई हमारी 2008 में, चाइना के साथ डील कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, धीरे धीरे हम नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ गए। तो ऐसा स्टेटमेंट भी दे सकता है आपका एग्जामिनर कि व्हाई इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टीपल अलाइनमेंट। अब सबके साथ ट्रीटी कर रहे हैं हम, एडीबी में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज उसको बोला जाता है कि दैट विल चैलेंज द वर्ल्ड बैंक। तो मल्टी अलाइनमेंट होगा, ठीक है। नाउ सिक्स्थ फेज के व्हेन वी केम टू 2014, अब हम एक बहुत मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त हमारे पास। नाउ वी आर स्ट्राइविंग टू बिकम अ सुपर पावर। जैसे मोदी जी आते हैं 2014 में, हमारी फॉरेन पॉलिसी का आप पूरा स्टेटमेंट देखते हो कि नाउ वी विश टू बिकम अ सुपर पावर। हाउ कैन आई बिकम अ सुपर पावर? हाउ पीपल विल एक्नॉलेज मी, ओके इंडिया यू आर अ सुपर पावर,
when I will understand, when India will understand the problem of people, when India will understand the problem of people, when India will understand the problem of world. Now, what is the problem of world at this time? Climate change. So what India is doing? ISA, International Solar Alliance, headquarters in Gurgaon. Paris Agreement. What is India is doing? India is showing its concern towards the environment. So tomorrow, one fine day, when we will wake up and we will say, okay, now we are superpower, and all the countries come, oh yes, you are a superpower because you listen to the problem of the world. You are a responsible country. So now we are striving to become a superpower by increasing our military, strengthening our economy. So it is not like that. Okay? It is not, you cannot make the statements that after coming Modi, India has got its position in the world. No, because international politics is not decided by the government, it is decided by the world order. ठीक है, तो अब धीरे धीरे अपनी चीजों को क्लैरिटी पर लेकर के आओ कि यह तो होना ही था. अब 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया chose to turn to more energetic diplomacy. अब energetic diplomat बन गए हम. India has showcased its ability to shoulder greater responsibility, equally significant. ठीक है, global Paris climate change, greater resources and development partnership with the countries of south, वैक्सीन मैत्री, हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे जरूरतमंदों को. मालदीव अच्छा तुम्हारे यहाँ साइक्लोन आ गया, अरे अरे हम तुम्हारे लिए रिहेबिलिटेशन भेजेंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज हेल्पिंग द अदर कंट्रीज टू नो देम, ओके वी आर स्ट्राइविंग टू बिकम अ सुपर पावर. So this is how India's foreign policy emerged throughout, and now you have to understand this thing. Today, what is the biggest? Today, what is the biggest? Today, what is the biggest concern of India? India want a multipolar world with multipolar Asia at its core. What does it mean? ये आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको कहीं भी लिखना पड़े. India want a multipolar world. कि भाई बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए और एशिया कुछ ऐसी होनी चाहिए, एशिया कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मल्टीपोलर एशिया जो है इस पूरे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, मतलब एशियन कंट्रीज शुड बिकम द मोस्ट पावरफुल. और जो एशिया भी पावरफुल बने, दैट शुड नॉट बी यूनिपोलर, दैट शुड बी मल्टीपोलर. कि ऐसा नहीं चाइना ही बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए. तो वी वांट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड with multipolar Asia at its core. This is what India is trying to achieve at this point of time in its foreign policy. So guys, this is all I wanted to tell you. ठीक है? Additionally, this was just like a thing के how you can cope up with the paper 2 of CAPF. कैसे कैसे हम चीजें कर सकते हैं. So you can watch it out, and if you have any doubt, please comment it down. आज इतना ही करेंगे. बाकी आगे कोर्सेज वगैरह आएंगे आपके लिए, मैं अपडेट कर दूंगा. Within few days I am going to start a CAPF paper 2 course also. So you can also ask me regarding that. So अभी के लिए इतना. I hope you liked the session. So bye everyone. Jai Hind. Keep studying.